Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. From today onwards, we are going to start with class 9th history, chapter number 1, the French Revolution. सबसे पहले समझते हैं क्लास 9 की हिस्ट्री क्लास 8th की हिस्ट्री से अलग कैसे है। देखो, क्लास 8th तक हमने पढ़ा था इंडियन हिस्ट्री के बारे में, 6th, 7th, 8th तीनों में हम पढ़ते हैं इंडियन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। 6th में पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, 7th में पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री, 8th में पढ़ी हमने मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ पर ब्रिटिशर्स की बात की और कैसे हम उनसे इंडिपेंडेंट हुए। 9th स्टैंडर्ड से और 10th स्टैंडर्ड में, मतलब 9th और 10th में बेसिकली शुरू हो जाती है आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक। तो अब इस साल की हिस्ट्री या तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है या तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लग जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया से रिलेटेड थोड़ी सी चीज़ें बहुत कम मिलने वाली, राइट। तो हमें बेसिकली दूसरी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है, वहाँ के स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ना है, वहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और वहाँ कैसे लोगों ने कैसी चीज़ें वर्कआउट हुई, वहाँ पर हमें इनके बारे में समझना है, ठीक। तो अब अपने दिमाग से इंडियन हिस्ट्री वाला थॉट निकाल के वर्ल्ड हिस्ट्री वाली कैसेट आप लगा लें, ठीक है। थोड़ा सा समय लग सकता है चीज़ों को समझने में, तो धीरे धीरे करके समय लेके आराम से समझेंगे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब जो आपका समर वेकेशन सब जब चालू हो चुका है, तो यहाँ पर हम काफ़ी कुछ ऐसे चैप्टर्स को कवर कर लें जो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ इकट्ठा पढ़ने में, राइट। तो यहाँ पर चैप्टर काफ़ी बड़ा है, चैप्टर की लेंथ एनसीईआरटी में देख के घबराना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे, राइट। तो बिना देर किए शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कहानी कहाँ की है, फ्रांस की, ठीक है। फ्रेंच क्या है? इट इज़ रिलेटेड टू फ्रांस। फ्रांस एक कंट्री है यूरोप में, ठीक है, जहाँ की लोगों को भी फ्रेंच पीपल ही बोलेंगे और जहाँ की लैंग्वेज को भी फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक। चलो शुरू कर देंगे हम कहाँ से? 14th ऑफ जुलाई 1789, ठीक है। अब ये 14th ऑफ जुलाई 1789 क्या है? यहाँ से हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी चालू हो रही है, ठीक है। देखो, वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना कि हम बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, तो बेटर है कि हम एक लिमिटेड पॉइंट से क्या करें, स्टोरी को चालू करें और उसके कंक्लूजन तक पहुँचें। उसके बीच में जितने कंसेप्ट हमारे समझने के, हम उन सबको फोकस करते चले जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है आपकी 14th ऑफ जुलाई 1789, ठीक है। क्या हो रहा है 14th ऑफ जुलाई के आसपास 1789 में? पेरिस में, यानी कि जो फ्रांस की कैपिटल सिटी है पेरिस, वहाँ पर राइट्स हो रहे हैं, यानी वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, लोग आपस में झगड़ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ के जो राजा थे इस समय 1789 के टाइम पर, जिनका नाम था लुईस 16 ने अपनी ट्रूप्स को बोल दिया था कि अब वो सिटी में घुस सकते हैं, मतलब अपनी सेना को बोल दिया था कि अब आप सिटी में जाओ, ठीक है। और सेना का सिटी में आने का मतलब क्या है कि कॉमन पीपल की लाइफ को डिस्टर्ब करना और कोई भी रूल या कोई भी लॉ वहाँ पर काम ना करना, ठीक है। तो अब हमें इतना समझ में आया कि हम पढ़ रहे हैं फ्रांस के बारे में, जहाँ की कैपिटल है पेरिस, जहाँ का राजा है लुईस 16, ठीक है। और ये बात चल रही है 1789 की, ठीक। थोड़ा सा आराम से चलेंगे, है ना। और हर थोड़ी देर में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है, जितनी इन्फॉर्मेशन में समझी है, उसको कंपाइल करते जाएंगे, ठीक। र्यूमर्स क्या फैलते चले गए? He would soon order the army to open fire upon citizens, ठीक है। र्यूमर्स यानी अफवाह, लोगों के बीच में ये अफवाह फैलने लगी कि जो लुईस 16 है थोड़े समय में कभी भी अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेना को बोल सकते हैं कि लोगों के ऊपर ओपन फायर कर दो। ओपन फायर का मतलब क्या है? बिना निशाना लगाए बस गोलियां बरसाते जाना, तो जो मरा वो मर गया, ठीक है। मतलब कि अब इस तरीके की र्यूमर्स अगर सोसाइटी में फैल रही है कि अच्छा हमारे यहाँ का जो राजा है वो इस तरीके के ऑर्डर अपनी सेना को दे सकता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा गुस्सा दोनों एक साथ आएगा, ठीक है। डर क्यों लगेगा? क्योंकि उनके पास हथियार होंगे, है ना, सेना के पास हथियार होंगे, हमारे पास हथियार नहीं होंगे। साथ में गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि कॉमन पीपल बेयर अपना सर्वाइवल चलाने की जहाँ पर कोशिश करते हैं और उनका रूलर जो है उससे जब उनकी आपस में तालमेल नहीं बनती, तो दोनों के बीच में डिस्टेंसेस ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं और एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। 7,000 people formed people's militia, attacked prison of Bastille in search of arms। अब देखो, लोगों के मन में गुस्सा और डर दोनों है, ठीक है। तो डर और गुस्से दोनों को मिलाकर लोगों ने क्या कर लिया? एक
पीपल्स मिलिटिया बनाई, ठीक है, मतलब एक पीपल्स की आर्मी बनाई, लोगों की आर्मी बनाई कि ठीक है हम कॉमन पीपल जो है मिलकर अपना एक आर्मी, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें कितने लोग हैं 7,000, ठीक है। और ये लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, अब देखो ग्रुप में तो लोग आ गए है ना, आर्मी तो फॉर्म कर लिया, लेकिन हथियार भी तो होने चाहिए। तो हथियार को लेने के लिए, हथियार को कैप्चर करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक बैस्टिल नाम का प्रिजन यानी कि जेल हुआ करती थी गवर्नमेंट की यानी किंग की, ठीक है, प्रिजन ऑफ बेस्टिल, उस पर कर दिया इन्होंने अटैक, ठीक है। बेस्टिल में अटैक किया, वहाँ से कुछ प्रिजनर्स को निकाल कर फ्री कर दिया, प्रिजन ऑफ बेस्टिल में तोड़फोड़ मचा दी बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर उनको जितने भी आर्म्स यानी जितने भी वेपन्स मिले उन सबको लेकर इन्होंने बेस्टिल को पूरी तरीके से डिमोलिश कर दिया, यानी बेस्टिल को पूरी तरीके से बिल्डिंग को, एक जेल को गिराकर पत्थरों में रख दिया, ठीक है। इससे बहुत सारे काम हो गए एक्चुअली लोगों के, ठीक है, मतलब ये सिर्फ बेस्टिल पे अटैक करना सिर्फ और सिर्फ वेपन्स के लिए नहीं था, इससे लोग कॉमन पीपल जो थे वो लुईस 16 को कुछ और भी बताना चाहते थे। क्या, ये समझते हैं। दे किल्ड द कमांडर, यानी कि लुईस 16 की आर्मी में और बेस्टिल के जो मेन हेड कमांडर, उनको इन्होंने क्या किया, मार दिया गया। 7 प्रिजनर्स को वहाँ से रिलीज़ किया गया और प्रिजन को डिमोलिश कर दिया, यानी पूरी तरीके से प्रिजन को मिट्टी में मिला दिया, राइट। इट वॉज सो मच हेटेड दैट इट्स स्टोन फ्रेगमेंट्स वर सोल्ड इन मार्केट, ठीक है। प्रिजनर्स को फ्री कराया, उसका मतलब क्या था कि अब किंग की अथॉरिटी को वो मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। प्रिजन को डिमोलिश किया, पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी उसमें, क्या बताने के लिए कि ये जो एक सिंबल था किंग का, ये जो एक सिंबल था किंग की पावर का, प्रिजन था, हमने इसको ही मिट्टी में मिला दिया है। और लोग उससे इतना ज़्यादा चिढ़ते थे, इतनी ज़्यादा नफरत करते थे कि प्रिजन ऑफ बेस्टिल को जब तोड़ा गया है ना, तो जो उसकी ईंटें निकली, जो उसके पत्थर निकले, उनको बाज़ारों में बेचा गया और कॉमन पीपल ने उन टुकड़ों को ख़रीदा भी। क्यों ख़रीदा? क्योंकि वो एज अ प्रूफ, एक निशानी की तरह रखना चाहते थे उन पत्थरों को, ये दिखाने के लिए कि हाँ हम कॉमन पीपल में इतनी ताकत है कि हम किंग की बनाई हुई पावरफुल एक बिल्डिंग को, किंग की बनाया हुआ एक सिंबल ऑफ पावर को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो अपनी पावर भी किंग को दिखाना चाहते थे, वो उसकी पावर मतलब किंग की जो पावर थी उसको अवॉइड यानी निगलेक्ट भी करना चाहते थे, और साथ में उनको वेपन्स की ज़रूरत भी थी। दैट इज़ वाई उन्होंने प्रिजन ऑफ बेस्टिल को अटैक किया। मोर राइट्स इन पेरिस एंड कंट्री साइड। इसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने प्रिजन ऑफ बेस्टिल को तोड़ा तो बहुत सारे लोगों में हिम्मत, एक व्यक्ति को कुछ भी काम, किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट काम करते देख बहुत सारे लोगों के अंदर हिम्मत जागती है, ठीक है। तो और ज़्यादा राइट्स कहाँ पर होने लगे, पेरिस में और कंट्री साइड में। ये कंट्री साइड का मतलब क्या है, अगर ये पेरिस है तो इसके आसपास के जो छोटे छोटे रीजन्स हैं वहाँ पर, ठीक है, जो गाँव वाला इलाका होता है, विलेज साइड्स जो होती हैं उनको बोला जाता है कंट्री साइड। प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई, ठीक है। इकोनॉमी भी ठीक ठाक नहीं चल रही थी, जिसके कारण क्या था, किंग के कहने पर खाने के, फूड ग्रेन्स के, ब्रेड के प्राइसेस जो थे वो इंक्रीज़ होते चले गए। अब इंक्रीज़ होते चले गए, लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, प्रोटेस्ट, ठीक है। अल्टीमेटली पीपल एग्जीक्यूटेड लुईस 16। अल्टीमेटली क्या होता है कि लुईस 16 को मार दिया जाता है। ये वर्ड एग्जीक्यूट आपको बहुत बार सुनने मिलेगा 9th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में। एग्जीक्यूट करने का मतलब है किल कर देना, ठीक है, मार देना, राइट। क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया लुईस 16 को। अब राजा से ही परेशान थे, राजा को मार दिया, तो क्या कहानी खत्म हो गई फ्रेंच रेवोल्यूशन की? नहीं। ये हमने स्टोरी का आधा हिस्सा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश की है। अब इसके बीच में ढेरों सारे इंसिडेंट्स हुए थे जिनको हम आराम आराम से पढ़ेंगे। और लुईस 16 को मारने के बाद फ्रांस में किसने रूल किया, कैसे रूल किया, क्या लोगों को उसका रूल पसंद आया, ये सब कुछ देखना बाकी है, ठीक है। चलो अब समझते हैं कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है सिचुएशंस को, कि कौन सी कंडीशंस थी, ऐसी चीज़ें क्यों हुई, लुईस 16 को क्यों एग्जीक्यूट किया गया, वाई एंड हाउ। लेट्स अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी एंड इट्स इम्पैक्ट। अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। रिजल्ट देख लिया हमने कि लोगों ने अल्टीमेटली लुईस 16 से परेशान होकर उसको एग्जीक्यूट कर दिया, उसको मार डाला, लेकिन क्यों, इसकी नींव क्या थी, लोग लुईस 16 से इतना परेशान क्यों थे, और क्यों उसके बारे में ऐसी र्यूमर्स फैल रही थी कि लोग प्रिजन ऑफ बेस्टिल जैसी बड़ी इमारत को भी गिराने के लिए तैयार हो गए थे, राइट। चलो फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी ये देखते हैं, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी में 1774 में
किसको किंग बनाया गया? लुइस 16 को। ठीक है, ये किस डायनेस्टी को थे बिलोंग करते थे? बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे लुइस 16। ठीक है, इनकी शादी किससे होती है? मैरी एंटोनीट। मैरी एंटोनीट कौन थी? ये एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस यानी ये कहाँ, किस देश की थी? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इज अनदर कंट्री इन यूरोप। ठीक है, तो 1774 में लुइस 16 को किंग बनाया गया, जो कि बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, जिनकी मैरिज हुई थी मैरी एंटोनीट से, जो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ठीक है, ये इस पे क्यों फोकस किया जा रहा है? क्योंकि इसका भी एक सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर में। जब लुइस 16 राजा बनते हैं तो इनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है, मतलब एक खाली खजाना मिलता है। खजाना नहीं एग्जैक्टली जो एम्पायर के पास जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जितना भी धन होता है, वो इनको खाली मिला। ठीक है, अब इनको खाली मिला, क्यों खाली मिला? क्योंकि बहुत सारे कारण थे। जो पूरे राज्य का पैसा था वो अलग अलग जगह पर जा रहा था, जिसके कारण इनको एक एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है। और जब लुइस 16 को एम्प्टी ट्रेजरी मिलती है तो इनको लगता है कि अब हमें इसमें पैसा और भरना पड़ेगा। ठीक है, अब पैसा भरना है तो कहाँ से भरेंगे? कॉमन पीपल से लेंगे। तो वो उन पर टैक्सेस बढ़ा देते हैं, जिसके कारण लोग नाराज़ होते हैं। ठीक है, देखते हैं कि उनको एक एम्प्टी ट्रेजरी क्यों मिली, इसका कारण क्या था। लॉन्ग वॉर्स ड्रेन्ड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। यूरोप में जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1789 के आसपास के जो हम बात करेंगे, इस पूरे 17th-18th सेंचुरी में यहाँ पर बहुत सारे वॉर्स हो रहे थे, क्योंकि कंट्री छोटी छोटी हैं, कंजस्टेड हैं और बड़े बड़े एम्पायर्स बनना चाह रहे थे। लोग अपनी अपनी पावर को बढ़ाना चाह रहे थे, जिसके कारण यहाँ पर होते हैं बहुत सारे वॉर्स, है ना। कंट्रीज़ के आपस में वॉर्स होने लगते हैं, सिविल वॉर्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? पैसा लगता है, वेपन्स में पैसा लगेगा, आर्मी में पैसा लगेगा, तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं फ्रांस के। मेंटेनेंस ऑफ एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट पैलेस ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स एक जगह का नाम है जहाँ पर एक बहुत ही शानदार पैलेस बनाया गया था, जिसके इतने ज़्यादा खर्चे थे, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा लगा। तो पैलेस ऑफ वर्साइल्स को मेंटेन करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पैसा ये ट्रेजरी से निकाला जा चुका था। अंडर लुइस 16 फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद की ब्रिटेन से, जो कॉमन एनिमी था किसका? अमेरिका का भी और फ्रांस का भी। उनसे छुटकारा दिलाने में 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद की। अब 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद कर रहे हो तो मतलब पैसा किसने लगाया है? फ्रांस ने। अब फ्रांस इतने बड़े बड़े वॉर्स में, इतने बड़े बड़े एक्सपीडिशंस में अगर पैसा लगाएगा तो उसका पैसा तो ख़त्म होगा। ठीक है, कॉमन एनिमी किसका है? अमेरिका और फ्रांस दोनों का। कौन कॉमन एनिमी था? ब्रिटेन। ठीक है, क्यों? सेम रीज़न जो हमारे इंडिया में था, कॉलोनी बनाने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटेन क्या कर चुका है? चालू अपने कॉलोनाइजेशन की अपनी पॉलिसी चालू कर चुका है। अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर उनको अपनी कॉलोनीज़ बनाता है, वहाँ से रॉ मटेरियल लेता है, वहाँ के मार्केट्स को कैप्चर करता है और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। ठीक है, तो इसी के कारण ब्रिटेन बहुत सारी कंट्रीज़ का कॉमन एनिमी बन चुका था। वॉर एडेड लोन, लेंडर्स बिगिन चार्जिंग 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब बहुत सारे जब ट्रेजरी से पैसा खाली होने लगा तो यहाँ के जो राजा थे इन्होंने क्या किया? मनी लेंडर से, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनकी कंट्री में, उनसे लोन लेना चालू किया। और लोन लेना चालू किया जबकि इनको पता था कि इसके पास अब पैसा नहीं बच रहा है, पूरे राज्य में पैसा नहीं बच रहा है, तो उन्होंने 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चालू करना 10% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर दिया था लोन पर, जिसके कारण और ये लोन चुकाने, इंटरेस्ट चुकाने के चक्कर में बहुत कम पैसा बच रहा था ट्रेजरी में। ठीक है, अब पैसा ख़त्म हो रहा है तो राजा कुछ तो करेगा। तो राजा क्या करता है? टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी, कोर्ट, स्कूल्स, ऑफिसेज, गवर्नमेंट फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो ये बढ़ा देंगे टैक्सेस। ठीक है, अब टैक्स बढ़ाएंगे तो कुछ समस्या थी टैक्स बढ़ाने में। देखो समस्या क्या थी? फ्रेंच सोसाइटी ना 3 एस्टेट में डिवाइड थी। जैसे हम अगर बात करते हैं, हमारी सोसाइटी में एक सोसाइटल डिवीज़न है अगर, ठीक है, यहाँ पर डिवीज़न कैसा था? एस्टेट वाइज। ठीक है, 3 एस्टेट थे। फर्स्ट एस्टेट का नाम था क्लर्जी, सेकेंड एस्टेट में होते थे नोबेलिटीज़, थर्ड एस्टेट में होते थे पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट। ठीक है, अब ये बेसिकली प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे था। ठीक है, कैसे प्रॉस्पेरिटी के बेसिस पे? क्लर्जीज कौन होते थे? जो चर्चेज में काम करते थे। ठीक है, और जिनके पास ज़्यादा पावर, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा वेल्थ होती थी। नोबेलिटी कौन?
जो किंग के कोर्ट में नोबल्स होते थे, ठीक है, या किंग के कोर्ट में जिनको हम मिनिस्टर्स कह दें या बड़े बड़े ऑफिशियल्स जो थे, उनको हम नोबेलिटी में काउंट करेंगे। इन दोनों एस्टेट को, क्लर्जीज और नोबेलिटी को, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को बचपन से ही कुछ प्रिविलेजेस दिए जाते थे। प्रिविलेजेस का मतलब है ऐसे फ़ायदे जो सारे लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों के लिए, कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के पास होते थे, ठीक है। इन दोनों को मिलते थे बचपन से कुछ प्रिविलेजेस। किसको नहीं मिले? थर्ड एस्टेट को, जो थे पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट। जबकि पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट यानी थर्ड एस्टेट पूरी कंट्री का 90% था, मतलब 90% पॉपुलेशन किसको बिलोंग कर रही थी? पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट से, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई कि जिन लोगों के पास है उनको ऑलरेडी आप प्रिविलेज दे रहे हो, और जिनके पास चीज़ें नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो नंबर्स में ज़्यादा हैं, आप उनसे हमेशा टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हो, ठीक है। तो सिंपल प्रॉब्लम है कि टैक्स किससे मांगा जाएगा? पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट से, यानी ओनली थर्ड एस्टेट, ठीक है। अब कहानी क्या हो जाती है कि पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट को बोला जाता है कि भैया टैक्सेस बढ़ा रहे, आपको ज़्यादा टैक्स देना है, लेकिन हम आपको प्रिविलेजेस भी कम देंगे, ठीक है। और जब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात आएगी, किंग के सामने अपनी बात रखने का समय आएगा, तब भी आपको रिप्रेजेंटेशन कम मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी इनके साथ इक्वालिटी नहीं थी। तो पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट को स्वाभाविक है कि आएगा गुस्सा, ये अपने ग्रुप्स फॉर्म करेंगे, क्लब्स बनाएंगे और विरोध करेंगे, ठीक है। चलो, नोबल्स जो थे इनको मिलते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ठीक है, बड़े बड़े खेत जिनके पास होते थे, जो अपने खेतों को डिवाइड करते थे, लोगों को किराए पर देते थे उस पर खेती करने के लिए, और फिर उनसे पैसा इकट्ठा करते थे, ठीक है। टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स, नोबल्स को ऑलरेडी पीजेंट्स अलग से टैक्स दे रहे थे, ठीक है। मतलब देखने वाली बात है कि पीजेंट्स और आर्टिस्ट जो थे, जो ऑलरेडी कम कमा रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, वो क्या करेंगे? अलग अलग टैक्स अलग अलग अथॉरिटी को दे रहे हैं, ठीक है। क्लर्जीज जो थे, जो चर्च जो था, वो पीजेंट से बोलता था कि आप हमको टीथ नाम का एक टैक्स दो, ठीक है। तो मतलब पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट एक टैक्स दे रहे थे चर्चेस को, जिसको बोला गया टीथ्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स को बोला गया टेल, डायरेक्ट टैक्स को क्या बोला गया? टेल। ये डायरेक्ट टैक्स किसको जा रहा है? किंग को, ठीक है। और नोबल्स जो थे वो पीजेंट से, जो उनके खेतों पर खेती कर रहे हैं, उनसे अलग से टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट चर्च को भी टैक्स दे रहे हैं, किंग को भी टैक्स दे रहे हैं, और नोबल्स को भी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। 3 अलग अलग जगह पर टैक्स दिया जा रहा है, और अब उसके भी अमाउंट को जो है उसको बढ़ाया जा रहा था, ठीक है। तो कंडीशंस कैसे हो गई? प्रॉब्लमेटिक। पूरे कंट्री में टैक्स का बर्डन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर? थर्ड एस्टेट। क्लर्जी से कोई टैक्स नहीं मांगा गया, किंग से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था कभी भी, नोबेलिटी से कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। कौन दे रहा है टैक्स सारा का सारा? ओनली थर्ड एस्टेट, ठीक है। अब ऐसे में क्या शुरू हो गया? स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब लोग सर्वाइव तो कर पाएँ, उनकी इनकम भी तो हो, तब तो वो चर्च को अलग टैक्स दे दें, किंग को अलग टैक्स दे दें, ठीक है। समस्या बढ़ने लग गई। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और सप्लाई कम होने से क्या होगा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ये सबसे इकोनॉमी का सबसे सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। डिमांड बढ़ेगी लेकिन सप्लाई कम, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या बढ़ जाएगा? प्राइस, ठीक है। अब प्राइस बढ़ने लगा किसका? ब्रेड का। ब्रेड के प्राइसेस बढ़ने लग गए, तो समस्या क्या होगी कि लोग टैक्स पे करने से बचना चाहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितना कमा रहे हैं अगर उससे आप टैक्स पे कर लोगे तो फिर आप खाओगे क्या? क्योंकि ब्रेड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो लोगों के घर पर हंगर जो था या शॉर्टेज ऑफ फूड जो थी वो क्या होने लग गई थी? इंक्रीज होने लग गई थी। मोस्ट पीपल हैव नो फिक्स्ड वेजेस। बहुत सारे लोग जो पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते थे उनके पास फिक्स्ड वेजेस नहीं थी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो थर्ड एस्टेट है जिसको हम पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट कह रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसान और आर्टिस्ट नहीं है ना, इसमें भी डिवीजन है। कुछ अपर लेवल पर है जो बिजनेसमैन्स हैं, है ना, जो ऑफिशियल्स हैं, राइट, या जो लॉयर्स हैं जो थोड़े पढ़े लिखे, और पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट में फिर कुछ मिडिल क्लास होंगे और फिर कुछ लोअर क्लास भी होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के पास फिक्स्ड वेजेस नहीं है, मतलब फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड इनकम नहीं है, लेकिन खर्चे तो हैं। अगेन प्राइसेस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम थी, ठीक है। इन वेजेस में कोई भी इंक्रीज नहीं था, जबकि प्राइसेस में, टैक्सेस में इंक्रीज था, ठीक है। गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड, बढ़ेगा ही सही। रिच और पुअर के बीच में क्या बढ़ने लग गया? गैप। रिड्यूस्ड हार्वेस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, अगेन
ऐसी सिचुएशंस में जनरली क्या होता है कि सब तरफ से कंडीशन ख़राब होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी गड़बड़ होने लगी, जिसके कारण ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ तो हार्वेस्ट कम हुआ। ठीक है, तो अब किसान जिनके ऊपर टैक्सेस बढ़ता चला जा रहा है, जिनके खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, वेजेस नहीं बढ़ रही, उनका हार्वेस्ट भी कम हो रहा है, तो फूड सप्लाई में शॉर्टेज भी आएगी। सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने लगी, मतलब बेसिक लाइवलीहुड नीड्स जो थी लोगों की वो खतरे में आ गई। सब्सिस्टेंस मतलब जब एक इंसान अपने खुद के खर्चे चलाने के लिए, खुद का सर्वाइवल करने के लिए कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना चाहता है, ठीक है, वो भी नहीं हो पा रहा था, तो बेसिक लाइवलीहुड नीड्स जो थी वो खतरे में आ गई। अब ऐसी सिचुएशन में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ मास जो एक साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एक जैसी प्रॉब्लम से डील कर रहा है, इंक्रीज प्राइसेस ऑफ ब्रेड, इंक्रीज टैक्सेस, है ना, रिड्यूस हार्वेस्ट और फूड सप्लाई में शॉर्टेज, इन सारी चीज़ों से जब एक कॉमन मैन, एक बड़े नंबर में एक भीड़ जब इन चीज़ों से सफ़र करेगी तो वो गुस्से से भर के प्रोटेस्ट तो करेगी ही। ठीक है, यही सेम चीज़ हुई आपके फ्रांस में, है ना, लीड्स टू ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास। अब इतनी सारी चीज़ें हो रही थी तो क्या हुआ, लोगों ने एक साथ एक ग्रुप फॉर्म करना चालू कर दिया जिसका नाम हुआ मिडिल क्लास। ये ऐसा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, लेकिन ये एक क्लास का बर्थ था, एक इमरजेंस हुआ एक मिडिल क्लास का, जो क्या कर रही है, जैसे तैसे करके अपनी सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है, राइट। टिल नाउ peasants and workers participating in revolts against food scarcity and increased taxes. They lacked means and programs that would bring about a change in social and economic order. अभी तक peasants and artists मिलकर प्रोटेस्ट तो कर ही रहे थे इंक्रीज प्राइस ऑफ ब्रेड्स और टैक्सेस के अगेंस्ट, लेकिन समस्या ये थी कि इनके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इनके पास प्रॉपर तरीके नहीं थे प्रोटेस्ट करने के जो इतने इफेक्टिव हों कि किंग को फोर्स कर दें, या जो फ्रेंच सोसाइटी का कंपोजिशन है उसको फोर्स कर दें इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस को करने के लिए, है ना, कि प्राइसेस को कम कर दिया जाए, टैक्सेस को कम कर दिया जाए, प्रिविलेजेस इनको भी दिए जाएं या तो उनके भी कम कर दिए जाएं, है ना, इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया जाए। इन सारी चीज़ों के को करने के लिए इनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन की कमी थी। ठीक, अब इनको डायरेक्शन कौन देगा, मिडिल क्लास। ठीक है, और ये मिडिल क्लास कहाँ से बनेगी, ये बनेगी पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट, जो थर्ड एस्टेट है इसके कुछ प्रॉस्पेरस सेक्शन के लोगों से, राइट। ये क्या चैलेंज करती है, प्रिविलेजेस को, कि अगर हम मिडिल क्लास हैं, हमको प्रिविलेजेस नहीं मिलते तो ये नोबेल और क्लर्जी को क्यों मिल रहे हैं, है ना, जबकि इनके पास सब कुछ है, ये हमसे भी टैक्स ले लेते हैं, आप भी इनको प्रिविलेजेस देते हो, तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास का होता है और लोअर क्लास का होता है। 18th सेंचुरी में होती है मिडिल क्लास की शुरुआत, इमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स। ये कैसे अर्न कर रहे थे अपना पैसा, मिडिल क्लास के पास वेल्थ कैसे आ रही थी, दे वर एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, है ना, मतलब कि बेसिकली बिजनेसेस करके, ट्रेड करके दूसरे कंट्री के लोगों के साथ भी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाकर इनके पास क्या आ रहा था, पैसा आ रहा था। ये जो थोड़ा बहुत पैसा आया जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाकर, है ना, इसके अलावा कुछ अपर मिडिल क्लास लोग थे जो क्या कर रहे थे, नोबल प्रोफेशंस में थे, जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। इन लोगों ने, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे, इन्होंने डायरेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करी थर्ड एस्टेट को और अपना रिप्रेजेंटेशन किंग के सामने रखा, राइट। एजुकेटेड ग्रुप्स बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ठीक है, मिडिल क्लास जो एजुकेटेड थे उनको ये चीज़ समझ में आती थी कि किसी भी ग्रुप को, किसी भी क्लास को बचपन से प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए। प्रिविलेजेस देना है अगर किसी को भी तो आप दीजिए उसकी काबिलियत के बेसिस पर, उसके मेरिट के बेसिस पर। बाय बर्थ किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं देने चाहिए, जो कि अपने आप में एक सही बात है। ठीक है, रादर देन अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड अपॉन हिज मेरिट। ठीक है, हो सकता है ना कि जो पर्सन एक नोबैलिटी में काउंट हो रहा है उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं हो जितनी एक पीजेंट में हो या एक आर्टिस्ट में हो, मिडिल क्लास पर्सन में हो, लेकिन इसको फिर भी बेकार में क्या मिलते जा रहे हैं, प्रिविलेजेस। क्यों? क्योंकि एक नोबैलिटी क्लास में इसका बर्थ हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने प्रिविलेजेस बाय बर्थ को क्या किया, अपोज। सोसाइटी शुड बी बेस्ड अपॉन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये सब क्या है, ये सब उनकी डिमांड्स थी। ठीक है, किसकी, जो मिडिल क्लास इमर्ज हो रही थी, जो एजुकेटेड लोग थे थर्ड एस्टेट के। फिलोसोफर्स निकले जैसे कि जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। ठीक, मॉन्टेस्क्यू का क्या कहना था, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए विद इन गवर्नमेंट, है ना। इन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया कि हम क्या कर सकते हैं, जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इसके बीच में कर दो पावर को डिवाइड, है ना, पावर शेयरिंग जिसको हम कहते हैं, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर जिसको कहा जाता है
ठीक है, ये करना चाहिए इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं, पावर को डिवाइड करते हैं, तो तीनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे के ऊपर चेक तो रखते हैं, पावर बैलेंस भी की जाती है और एक्सप्लॉइटेशन होने से बचता है ना, कॉमन पीपल का एक्सप्लॉइटेशन होने से बच जाता है। इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किसने किया? आपकी जो 13 कॉलोनीज जिनको इंडिपेंडेंस मिली थी, ये लुई 16 ने जिनकी मदद करी थी ब्रिटेन से बचाने में, है ना, उन लोगों ने ये सेपरेशन ऑफ पावर को क्या किया, प्रैक्टिस में लेकर आए। ठीक है, दीज आइडियाज़ स्प्रेडेड, इस तरीके के आइडियाज़ जो थे, जो फिलोसोफर्स उस समय इमर्ज हुए मिडिल क्लास में, पीजेंट्स एंड आर्टिस्ट का जिन्होंने सपोर्ट किया, उनकी जो फिलोसफीज थी, उनके जो आइडियाज़ थे, वो स्प्रेड होने लगे धीरे धीरे करके पूरे फ्रांस में और आसपास की कंट्रीज़ में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरोप कंजस्टेड है, थोड़ा सा कंट्रीज़ पास पास है, तो यहाँ पर आइडियाज़ का स्प्रेड होना, बिजनेसेस का स्प्रेड होना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ईजिली ये काम वहाँ पर हो सकता था। न्यूज़ स्प्रेड हो जाती है कि लुई 16 जो है वो और टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण लोग और भी ज़्यादा गुस्से में आते हैं और ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ रहा है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी बन रही हैं, टैक्सेस बढ़ रहे हैं, खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की वेजेस नहीं बढ़ रही। ठीक है, पहले भी आप 100 रुपये कमा रहे थे, आज भी आप 100 रुपये कमा रहे हो, लेकिन पहले आप 20 रुपये टैक्स दे रहे थे, आज आप 30 रुपये टैक्स दे रहे हो, तो अगेन आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी। और बेसिक लाइवलीहुड नीड्स जब लोगों की पूरी नहीं होती हैं तो वो प्रोटेस्ट करने पे आराम से उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीड्स वैसे ही नहीं पूरी हो रही, इससे प्रोटेस्ट कर लो, कम से कम कुछ तो मिले। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी इंट्रोडक्शन पार्ट कि अगर फ्रांस में चीज़ें गड़बड़ हो रही थी, रेवोल्यूशन लाइक कंडीशंस बन रही थी, तो उसके पीछे बेसिक कहानी क्या थी, ये हमने इस लेक्चर में समझ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, पार्ट 2 जो होगा इस लेक्चर का, उसमें हम देखेंगे कि आउटब्रेक कैसे हुआ। मतलब लोग भरे पड़े तो थे, प्रोटेस्ट तो करना चालू कर रहे थे, लेकिन एकदम से ये रेवोल्यूशन कैसे बन गया, बड़े लेवल पर काम कैसे होने लगा, ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझ में आया है, कहानी की बेसिक शुरुआत समझ में आ गई है, तो कोशिश करें कि इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार अपनी एनसीईआरटी ज़रूर से रीड कर लें। ठीक है, अगर आपको लेक्चर के दौरान आप वीडियो को रोककर इस पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करो कि एनसीईआरटी पढ़ लो। ठीक है, मैंने समझाने के लिए नोट्स को शॉर्ट में बनाया है, पूरे सेंटेंसेस मैंने नहीं बनाए। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो रीड करने की स्पीड अच्छी होगी, पढ़ना सीखोगे, लिखना भी सीखोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन बनेगा, आंसर कैसे लिखना है ये समझ में आएगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो शॉर्टकट मत लेना, जाकर एनसीईआरटी रीड करो, भले इसी टॉपिक तक करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर देख लेना, उसके बाद बाकी की एनसीईआरटी रीड कर लेना। फाइन, लेकिन एनसीईआरटी रीड करना स्किप ना करें, किसी भी शॉर्ट फॉर्म को, किसी भी शॉर्टकट को प्लीज़ अडॉप्ट ना करें अभी इस स्टेज में। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ और स्टे ट्यून फॉर दी नेक्स्ट लेक्चर। शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल अनुशाला। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।